तो टुडे टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। पेपर सेकेंड, बॉटनी पेपर सेकेंड, बॉटनी पेपर सेकेंड में सेकेंड यूनिट का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। इन हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी देयर आर सम कंटेंट। सबसे पहले कि टेक्सोनॉमी होती क्या है, फॉल्क टेक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, ऑल ओवर जो इंट्रोडक्शन है टेक्सोनॉमी की, हम प्लांट टेक्सोनॉमी की हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है, कहाँ से ये इमर्ज हुई है, किसके साइंटिस्ट ने इस पे क्या क्या वर्क किया है, वो सब आप लोग पढ़ोगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आते हैं इसके फेजेस। सो यहाँ पे टोटल 4 फेजेस हैं। इन 4 फेजेस में टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। इन 4 फेजेस में टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पहला फेज है एक्सप्लोरेटरी फेज, दूसरा फेज है कंसोलिडेशन फेज, तीसरा फेज है बायोसिस्टमेटिक फेज, एंड जो फोर्थ फेज है वो है एनसाइक्लोपीडिक या होलोटेक्सोनॉमिक फेज। एनसाइक्लोपीडिक या होलोटेक्सोनॉमिक फेज। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या है कि ये टेक्सोनॉमी ये हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी को फॉल्क टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्क टेक्सोनॉमी मतलब बहुत पुरानी टेक्सोनॉमी प्लांट की। प्लांट टेक्सोनॉमी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी। इट वाज स्टार्टेड एज फॉल्क टेक्सोनॉमी। जो प्लांट टेक्सोनॉमी है बॉटनी के एक डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है, और ये फॉल्क टेक्सोनॉमी से स्टार्ट हुई थी। जो प्लांट टेक्सोनॉमी है फॉल्क टेक्सोनॉमी से स्टार्ट हुई थी, बहुत पुरानी टेक्सोनॉमी। फॉल्क का मतलब बहुत पुरानी टेक्सोनॉमी से स्टार्ट हुई थी। कौन से ईयर में? 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, बट इट हैज ग्रोन एंड गॉन वेरी लॉन्ग वे इन द लास्ट 500 ईयर। लेकिन लास्ट 500 ईयर में ये अच्छे से ग्रो कर रही है और लॉन्ग वे में चल रही है। The concept of scope taxonomy has changed a lot. आज की डेट में जो कंसेप्ट है टेक्सोनॉमी का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले क्या था कि टेक्सोनॉमी का बस उसका वेजिटेटिव करेक्टर देख लिया, वेजिटेटिव करेक्टर के बाद कुछ मेडिसिनल वैल्यू उसकी देख ली क्या है। लेकिन आज के डेट में अगर टेक्सोनॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी का यूज सबसे ज़्यादा बायोटेक में हो रहा है, और सेल एंड मॉलिक्यूलर के फील्ड में हो रहा है, साइटोलॉजी के फील्ड में हो रहा है। देन मल्टीपल यूजेस हैं आज की डेट में प्लांट टेक्सोनॉमी के। Though the flora of the earth was invented in the last 3 centuries, yet the modern taxonomists are facing challenges. That means जो modern taxonomy है उसने काफ़ी फेसेस को चैलेंजेस किया है। जैसे फेसेस चैलेंजेस इन द सेंस, जैसे जो करंट में टेक्सोनॉमी चल रही है तो प्लांट की साइटोलॉजी का हम पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोम किस टाइप से हमें अल्टर करने हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं, जीन को हमें कैसे चेंज करना है वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, और काफ़ी चैलेंजेस, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एक तरीके से चैलेंजेस फेस कर रही है। द ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड रिच फ्लोरा आर अंडर थ्रेट। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज या फिर रिच फ्लोरा जहाँ पे बहुत अच्छे से टेक्सोनॉमी है, जहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, वहाँ उन प्लेसेस पर ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सो फॉर अबाउट 4 lakhs plant aspect are identified, which 2,86,000 are of angiosperm. Out of 4 lakhs में से 2,86,000 plants angiosperm के हैं। Among the identified plant, about 70% being a tropical region, जिसमें से 70% जो plant होते हैं वो tropical region में पाए जाते हैं। In the modern times,
प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो पीपल आर रनिंग फॉर अप्लाइड साइंस एज साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा। मॉडर्न टाइम में जो टेक्सोनॉमी को हम फेस कर रहे हैं, लाइक साइटोलॉजी, जहाँ पे क्रोमोसोम्स का हम साइटोलॉजी देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वे पे, उसका जेनेटिक्स देख सकते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी के बिहार पे, एनवायरमेंटल के बिहार पे भी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बिहार पे भी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बट अ फ्यू पीपल आर थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बॉटनी लाइक टेक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। बट इसमें से भी कुछ पीपल्स आज भी वैसे ही हैं जो प्लांट टेक्सोनॉमी को एज अ मतलब प्लांट को एज अ टेक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी के बिहार पे आइडेंटिफाई करते हैं। बट बेसिकली अगर प्लांट को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्लांट को आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या है? ह्यूमन बींग्स क्यों उस प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज ऑफ उसका सर्टेन यूज होगा, कुछ उसका स्पेसिफिक करेक्टर्स लेने के लिए कुछ यूज होगा, तभी तो हम उसका यूज करेंगे। इसी के बिहार पे टेक्सोनॉमी की जो हिस्ट्री है 4 फेजेस में डिवाइडेड की गई है, और उन 4 फेजेस में इंक्रीज वाले बिहार पे आई है वो। जैसे फर्स्ट फेज में जिस साइंटिस्ट ने नाम लिया, बहुत पुराने ईयर में नाम लिया, बताया कि इसमें ये चेंजेस होते हैं। फिर देन सेकेंड फेजेस में जिस साइंटिस्ट ने बताया और कुछ चेंजेस बताए, कुछ क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बताया कि साइंटिस्ट ने ये हचिंसन के क्लासिफिकेशन में ये चीज होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड में फेजेस देखते हैं। फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी 4 फेजेस हैं। एक्सप्लोरेटरी फेजेस, कंसोलिडेशन फेजेस, एंड बायोसिस्टमेटिक फेजेस, एंड एनसाइक्लोपीडिक और होलो टेक्सोनॉमिक फेजेस। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी फेजेस में देखते हैं। एक्सप्लोरेटरी फेजेस, so एक्सप्लोरेटरी फेज, एक्सप्लोरेटरी थियोफ्रेस्टस ने पब्लिश किया था इंक्वायरी इनटू प्लांट। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? इंक्वायरी इनटू प्लांट। 370 से 285 बीसी तक उन्होंने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स बुक को पब्लिश किया। ही प्रपोज्ड क्रेटेजियस, डेकस, एस्पेरेगस एंड नर्सियस। इन्होंने जो अपनी बुक पब्लिश की थी उस बुक के अंदर कुछ प्लांट्स के बारे में बताया। ठीक है, कुछ प्लांट्स के बारे में बताया, जैसे क्रेटिगस रोजेसी फैमिली का मेंबर है प्रेजेंट टाइम में, जिसका दूसरा नाम हाउथॉर्न भी है, क्रेटिगस। और एस्पेरेगस आप लोगों ने पढ़ाई है, शतावर, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। डेकस जो वाइल्ड कैरेट होती है, जिसे गाजर घास के जैसा प्रतिरूप होता है इसका, एपिएसी फैमिली का मेंबर है वो। एंड नर्सियस ये एमाइलिडिएसी फैमिली का मेंबर है। तो इन्होंने कुछ जो कुल 5 प्लांट्स थे उनके बारे में डिस्कवर किया, अच्छे से डिस्कवर किया, अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया। बुक का नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू प्लांट। इंक्वायरीज इनटू प्लांट किसने बताया? थियोफ्रेस्टस ने बताया। कौन कौन से प्लांट थे? क्रेटेजियस एंड डेकस एंड एस्पेरेगस एंड नर्सियस। देन थियोफ्रेस्टस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं प्लिनी। प्लिनी ने एक बुक लिखी, मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री। मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी? मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री। और मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री में उन्होंने 37 वॉल्यूम के बारे में स्टडी किया। 37 वॉल्यूम उन्होंने उसमें डाले उस बुक में, जो कि आफ्टर 1000 ईयर, 1000 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, इक्लिप्स जब सेंचुरी 16 आ चुकी थी, इक्लिप्स साइंटिस्ट आए 1000 साल बाद। उन्होंने फिर से इस बुक को जो 37 वॉल्यूम्स प्रेजेंट थे उसे फिर से रिवाइव किया, रिकॉल किया।
ठीक है। तो प्लिनी ने मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी। कौन से फेजेस की बात कर रहे हैं? ये कौन से फेजेस में चल रहा है हमारा? एक्सप्लोरेटरी फेज में। एक्सप्लोरेटरी फेज में पहले साइंटिस्ट थियोफ्रास्टस से थे जिन्होंने इंक्वायरी इनटू प्लांट बुक लिखी थी, और इस बुक में उन्होंने क्रेटिगियस एंड डेकस एंड एस्पेरेगस एंड नर्सियस नाम के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया और उनके बारे में बताया। उसके बाद थियोफ्रास्टस के बाद प्लिनी ने मल्टी वॉल्यूमिनस नेचुरल हिस्ट्री बुक के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 37 वॉल्यूम को ऐड किया। और जस्ट 1000 साल बाद तो इक्लिप्स नाम के साइंटिस्ट आए, जब 16th सेंचुरी थी, उन्होंने इस बुक को फिर से रिकॉल कराया, रिवाइव किया। The first herbarium was established in 1553 in Padua, इटली। कहाँ पे है? इटली में। क्या है इटली में? फर्स्ट हार्वेरियम जो स्टेबलाइज हुआ था, फर्स्ट हार्वेरियम का जो हार्वेरियम फाइल्स कौन सी होती हैं? हार्वेरियम फाइल जो मैं आप लोगों को बनाने के लिए बोल रही हूँ कि प्लांट को आप स्टोर करो, प्लांट को आप प्रिजर्व करो और उसे लगाओ। प्लांट को प्रिजर्व वाली फॉर्म में जो रखा गया, बहुत सारे प्लांट्स लिए और उन्हें जो प्रिजर्व फॉर्म में रखा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेबलाइज किया गया था इंस्टीट्यूट, वो स्टेबलाइज हुआ था 1553 में, जो कि आज की डेट में इटली के अंदर है, पेडुआ। ठीक है। इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी हार्बेरिया वर स्टेबलाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 17th सेंचुरी आते आते डिफरेंट पार्ट के वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट है, वहां पे भी हार्वेरियम इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो गए। एक्सप्लोरेटरी फेज में जो इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिस्ट थे, इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिस्ट में जो एरा था, लीनियर एरा। कौन सा इंपॉर्टेंट एरा था इसमें? लीनियर एरा। लीनियर एरा में कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था, जैसे कि सेजल पिनोई 1519 से लेकर 1603 तक उन्होंने उसमें काम किया। बाउइन ने 1560 से लेकर 1624 तक काम किया। जॉनरे ने 1627 से 1705 तक काम किया। एंड डी काउंटरफोर्ड 1756 से लेकर 1708 तक काम किया। किन्हीं भी 3 साइंटिस्ट का नाम आप लिख देना और एटसेट्रा कर देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी मैं पूछूंगी आपसे, और जो चीज बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो आप लिख लेना। ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी फेजेस में कौन सा एरा है? लीनियर एरा। लीनियर एरा में कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था? कैसल पिंडोई एंड बाउइन एंड जॉनरे, इन साइंटिस्ट ने काम किया। विद इन देयर एग्जिस्टिंग लिमिट एंड नॉलेज दे गिव कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इन साइंटिस्ट ने काम किया और काम करके इन साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन साइंटिस्ट ने उन प्लांट्स के बारे में बताया, स्पीसीज के कंसेप्ट के बारे में बताया, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक है। They identified species as a natural group of organisms which invariant, generalized or idealized pattern share by all member of the group. उन्होंने डिफाइन किया स्पीसीज को कि जो स्पीसीज होती है वो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल ग्रुप है। क्या है वो? ऑर्गेनिज्म का नेचुरल ग्रुप है जिसमें इनवेरिएंट, जनरलाइज्ड या आइडियलाइज्ड पैटर्न प्रेजेंट होते हैं, जिसे सभी ग्रुप के मेंबर के साथ शेयर किया जा सकता है। लीनियर एरा में लीनियस 1753 में लीनियस ने 1753 में एक बुक पब्लिश की, स्पीसीज प्लांटेरम। बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसमें बाइनोमियल उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया। तो लीनियस ने 1573 में कौन सी बुक पब्लिश की थी? स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया, जो कि प्लांट टेक्सोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव व्यू प्रदान करता है। The system of classification introduced by Linnaeus
इज सेक्सुअल सिस्टम। जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वो कैसा सिस्टम था? सेक्सुअल सिस्टम था। इट वाज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। तो जो इस एक्सप्लोरेटरी फेज में जो लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था? उसमें क्या था? उसमें था सेक्सुअल सिस्टम। सेक्सुअल सिस्टम के बेस पे उसने क्लासिफिकेशन दिया। इट वाज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑन फ्यू करेक्टर। ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम था कुछ करेक्टर्स के आधार पर। In exploratory phase, taxonomy was merely exploration and naming of species. एक्सप्लोरेटरी फेज में फाइनली क्या काम हुआ? एक्सप्लोरेटरी फेज में फाइनली जो काम निकल के आया, जो वर्क निकल के आया, जो सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन निकल के आया, वो स्पीसीज का नेम और उसका एक्सप्लोरेशन। स्पीसीज का नेम और उसका एक्सप्लोरेशन निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज में इस फेज को मोनोमियल वर्क, मोनोमेंटल वर्क के आधार पर, जो इम्पोर्टेंट वर्क था उसके आधार पर डिस्क्राइब किया गया। दिस फेज इज मार्क्ड बाय पब्लिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ मोनोमेंटल वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंट वर्क के आधार पर उसे क्लासिफाइड किया गया। इसमें कंसोलिडेशन फेज में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है डी कॉन्डेले। डी कॉन्डेले 1778 से 1841 के बीच में इन साइंटिस्ट ने लीनियस सिस्टम को मॉडिफाइड किया। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी फेज में लीनियस सिस्टम था। वो लीनियर सिस्टम सेक्सुअल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, जो कि आर्टिफिशियल था कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर। बिकॉज ऑफ वो आर्टिफिशियल था कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर, तो सेकेंड फेज है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज में और कुछ मॉडिफाइड किए गए और कुछ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस मार्क किए गए और जो इम्पोर्टेंस थी प्लांट के क्लासिफिकेशन की वो बताई गई। इसमें डी कॉन्डेले ने 1978 से 1841 में लीनियस जो सिस्टम था उसे मॉडिफाइड किया, उसे चेंज किया। ठीक है, उसके बाद और साइंटिस्ट आए बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने 1864 में बुक पब्लिश की, जेनेरा प्लांटेरम। बुक का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम, वेयर दे हैव गिवन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देती है, किसके बारे में बताती है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज इवन नाउ। जो आज की डेट में हम लोग बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट कंसोलिडेशन फेज में डी कॉन्डेले, बेंथम एंड हुकर। डी कॉन्डेले ने लीनियर सिस्टम को मॉडिफाइड किया था। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम में अपनी बुक दी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम बुक दी थी, जिसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया था, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। देन थर्ड साइंटिस्ट का नाम है चार्लेस डार्विन। चार्लेस डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के बारे में बताया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश की उन्होंने। origin of species where is suggested the principle of natural selection and evolution of species, जो क्या बताती है? नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताती है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। आप ये पार्ट जूलॉजी में पढ़ते हो, चार्लेस डार्विन वाला। नेक्स्ट है डॉबझांस्की। डॉबझांस्की ने 1937 में, डॉबझांस्की ने 1937 में बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बुक का नाम है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बुक के बारे में बताया। ये बुक उन्होंने पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने क्या चीज लिखा? उन्होंने बताया इस बुक में कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट डिफाइन स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होते हैं वो स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होते हैं वो स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन reproductively isolated from any other such group of population. That means biological concept कैसे डिफाइन करेंगे? जो ग्रुप है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का,
इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से आइसोलेट किया गया है रिप्रोडक्टिवली तरीके से, उसमें इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के ग्रुप के आधार पर, बायोलॉजिकल कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया और बुक पब्लिश की, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। टेक्सोनॉमिस्ट रियलाइज्ड दैट स्पीसीज आर डायनामिक। टेक्सोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज किया कि स्पीसीज गतिशील होती हैं। सिंपल सी चीज है, गतिशील तो स्पीसीज ही होंगी, डायनामिक हो सकती हैं क्या? किस बिहार पे डायनामिक हो सकती हैं? कैरेक्टर क्या है उसका कि वो डायनामिक फॉर्म में स्पीसीज जा रही हैं। जो टेक्सोनॉमिस्ट जो स्पीसीज जा रही हैं, टेक्सोनॉमिस्ट ने ये बताया कि जो स्पीसीज हैं वो डायनामिक है। दैट मीन्स एनवायरमेंटल इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा हुआ है, एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ा, एंड जो सॉइल का इफेक्ट पड़ा, जिसके थ्रू प्लांट आज एक जनरेशन में दूसरे टाइप का है, दूसरी जनरेशन में दूसरे टाइप का है। तो इसीलिए जो स्पीसीज थी वो डायनामिक थी, एक जैसी ही स्पीसीज नहीं थी कंटिन्यूअसली। तो टेक्सोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज किया जो स्पीसीज हैं वो डायनामिक होती हैं, एंड ऑल पॉपुलेशन टेंड टू वेरी एंड नो टू स्पीसीज आर एवर अलाइक। दैट मीन्स जो जितनी भी पॉपुलेशंस होती है वो पॉपुलेशंस वेरी करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, एंड डिफरेंट अलग अलग होने के साथ साथ एंड नो टू स्पीसीज एवर अलाइक। दैट मीन्स कोई भी दो स्पीसीज किसी भी टाइम में एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं हो सकती, किसी भी टाइम में एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं हो सकती। Some of these variations are adapted and are of survival value. इस टाइप के कुछ वेरिएशंस अडेप्ट किए गए और सर्वाइवल वैल्यू उनकी निकल के आई, क्योंकि सर्वाइव कर रहे हैं एक, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू सर्वाइव कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो भी डायनामिक स्पीसीज शो होगी। कंसोलिडेशन फेज में फोर्सेस ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि स्पीसीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है तो और मॉडिफाइड हो रही है, नेचुरली मॉडिफिकेशन उसके अंदर आ रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि नेचर अगर नेचर पर भी दबाव डाला जाता है तो उससे भी चेंजेस होते हैं, उससे इतने चेंजेस होते हैं कि कुछ वेराइटीज लुप्त हो जाती हैं और कुछ वेराइटी जो रह जाती हैं वो अपने आप को सरवाइव कर लेती हैं और रेजिस्टेंसी शो करती हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए, पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए रेजिस्टेंसी शो करती हैं। Some variations shown by individual within a population must be hereditary. That means जो variations किसी इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं उसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। The environment of individual are not static. जो इंडिविजुअल्स का एनवायरमेंट होता है वो स्थिर नहीं होता, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट का एनवायरमेंट स्थिर नहीं होता। जॉन हचिंसन ने 1955 में 24 प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी 24 principle of phylogeny and based on the suggested phylogenetics classification of value. जॉन हचिंसन थे, उन्होंने 1955 में एक फोर्थ के अंदर एक फोर्थ उन्होंने तैयार किया था, उसमें 24 स्पीसीज ऑफ फाइलोजेनी रखी, जो कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रही थी इन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1959। उसके बाद उन्होंने 1959 में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया। Phylogenetic classification was based on ideas of evolution. Phylogenetic classification किसके ऊपर बेस्ड था? आइडियाज के ऊपर, इवोल्यूशन के आइडियाज के ऊपर बेस्ड था कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनके क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, किस बिहार पे चेंजेस हो रहे हैं। इट स्टार्टेड विद एडिचलर 1804 से 1849 एंड ईचलर 1837 से 1887। इसे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था, जो कि स्टार्ट हुआ एडलेचर एंड एचलर के थ्रू। Engler and Prentice suggested semi-phylogenetic system of classification.
एंगलर एंड प्रिंटल ने सेमी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, और जो क्लासिफिकेशन दिया ये बुक का नाम है, जो पेरिस में है ये बुक, मतलब पेरिस में ही लिखी गई थी, डाई नेटरिलेजिन फेवेलेंजेन फैमिलियन। ये नेम अटपटा है बट ये नेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इस बुक में एंगलर एंड प्रिंटल ने सेमी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। The system was improved by कंटेम्पोरेरी बॉटनिस्ट, जो समकालीन बॉटनिस्ट थे उसी टाइम के जो बॉटनिस्ट थे उन्हीं के थ्रू ये सिस्टम कंटिन्यू इम्प्रूव होता रहा। जैसे कि तख्तजान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्लांट्स अपने बताए, ओरिजिन एंड डिस्पर्जल एक बुक थी उनकी, ओरिजिन एंड डिस्पर्जल। क्विस्ट ने अपनी इवोल्यूशन दिया, तो मतलब क्विस्ट ने बताया अपनी बुक में इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टीबिन ने बताया फ्लावरिंग प्लांट एवोल्यूशन अबव द स्पीसीज लेवल, एंड रॉबर्ट ने अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो कुछ जो इम्प्रूव्ड हुई टेक्सोनॉमी, वो इम्प्रूव्ड टेक्सोनॉमी कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए, अपने अपने पब्लिकेशंस दिए, अपने अपने पब्लिकेशंस के उन्होंने नेम रखे, जैसे कि ओरिजिन एंड डिस्पर्जल था तख्तजान के थ्रू, एंड क्विस्ट ने इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के मैं बताया कि जो चेंजेस होते हैं वो किस फाइलोजेनेटिक चेंजेस होते हैं वो किस बिहाफ पे होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट इवोल्यूशन अबव द स्पीसीज, रॉबर्ट एंड थॉर्ने ने बुक लिखी अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, एनाटॉमी, फाइलोजेनी, साइटोजेनी एंड बायोकेमिस्ट्री आर अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। जो ये क्लासिफिकेशन था कंसोलिडेशन फेज में, जो इन साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए थे अपनी अपनी बुक्स में, तो उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था किस चीज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट की इकोलॉजी, प्लांट की एनाटॉमी, प्लांट का की साइटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मॉर्फोलॉजी को छोड़कर सभी चीजों के ऊपर वो बेस्ड था। Techniques of herbarium preparation and presentation were developed and stabilized. यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में हर्बेरियम की टेक्निक्स और उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है और उन्हें स्टेबलाइज कैसे करना है इसके बारे में बताया गया। थर्ड फेज आती है बायोसिस्टमेटिक फेज। ठीक है, बायोसिस्टमेटिक फेज। द लास्ट 50 ईयर हैव बीन qualitative improvement in the area of taxonomist concept and applications by advancement of biosystematics. लास्ट 50 ईयर्स में जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्सोनोमिस्ट के फील्ड में, वहाँ उसके बारे में बायोसिस्टमेटिक फेज में बताया गया है। द न्यू सिस्टमेटिक्स इज नेम्ड एज अचीव द गोल ऑफ होलोटेक्सोनॉमी। जो न्यू अचीव किया गया है उसका नाम रखा गया है होलोटेक्सोनॉमी। एंड हक्सले 1940 हक्सले ने 1940 में एक टर्म बताई थी, उसका नाम रखा था न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स जो टर्म थी वो किसके थ्रू प्रपोज हुई थी, वो हक्सले के थ्रू प्रपोज हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी, 1940 में। कैम एंड गिली 1943 प्रपोज द टर्म बायोसिस्टमेटिक्स। बायोसिस्टमेटिक्स टर्म को किसने प्रपोज किया, कैम एंड गिली ने। कैम एंड गिली ने 1943 में बायोसिस्टमेटिक टर्म को प्रपोज किया टू न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया हेक्सले ने, न्यू सिस्टमेटिक्स नाम दिया हेक्सले ने। उसके बाद न्यू सिस्टमेटिक को मॉडिफाइड करके बायोसिस्टमेटिक नाम दिया गया, वो दिया गया कैम एंड गिली के द्वारा 1943 में। द नंबर, साइज, शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बायोसिस्टमेटिक फेज में क्या चीज आई, number, size and shape of chromosome were considered to be cytotaxonomist as very reliable taxa. That means क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी, क्रोमोसोम के साइज की एंड क्रोमोसोम के शेप की स्टडी इस फेज में की गई।
The development of technique like two-dimensional paper chromatography, identification of chemical substance in plant as secondary metabolites led to the development of chemotaxonomy. बायोसिस्टमेटिक फेज के अंदर ही कीमोटेक्सोनॉमी आती है. कीमोटेक्सोनॉमी क्या है? कीमोटेक्सोनॉमी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उनका डेवलपमेंट, उनका आइडेंटिफिकेशन करना. ठीक है. पेपर टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, डायमेंशियल पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्लांट के मटेरियल को आइडेंटिफाई करना. बायोसिस्टमेटिक फेज में कीमोटेक्सोनॉमी के रिगार्डिंग स्टडी की गई. द न्यू टेक्निक कैन गिव डिटेल इन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए एंड आरएनए. अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में भी बायोसिस्टमेटिक फेज में बताया गया. एंड जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए एंड आरएनए के सीक्वेंस के थ्रू, उसके बारे में भी बायोसिंथेटिक फेज में बताया गया. After that, encyclopedic or holotaxonomic phase. Last phase है encyclopedic and holotaxonomic phase. Information is gathered, analyzed. Encyclopedic or holotaxonomic phase, information is gathered, analyzed, and a meaningful inference is drawn for understanding phylogeny. दैट मीन्स डेटा का कलेक्शन करना. एनसाइक्लोपीडिक या होलोटेक्सोनॉमिक फेज में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आप इसे बोल सकते हो. एनसाइक्लोपीडिक एंड होलोटेक्सोनॉमिक फेज, ये लास्ट फेज थी हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की. इस फेज में जो न्यूमेरिकल बेस पे, यानी कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बिहाफ पे चेंजेस लाए गए. इसमें उसके बारे में बताया गया. एनालाइज्ड किस टाइप से करना है एंड मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस किस टाइप से ड्रॉ करना है. न्यूमेरिकल बिहाफ पे चेंजेस किस टाइप से होते हैं उसके बारे में बताया गया. डेटा को कलेक्शन करना, डेटा को कलेक्ट करना, जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स है तो नंबर ऑफ लीव्स में कितना डेटा आपने फिर उसे एनालाइज किया है, कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है. एनालाइज में 1 वे एनालिसिस, 2 वे एनालिसिस, जितने भी स्टैटिस्टिक्स टूल्स होते हैं वो अप्लाई करना. ये इन सब का सिंथेसिस किस टाइप से होता है. ये सभी टेक्सोनॉमी की जो स्टडी होती है वो एनसाइक्लोपीडिक और होलोटेक्सोनॉमिक फेज में होती है और इसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. So numerical taxonomy are quantitative taxonomy. Quantitative जिसे आप काउंट कर सकते हो. ठीक है. कैसे टेक्सोनॉमी है? ये एक क्वांटिटेटिव टेक्सोनॉमी है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इवोल्यूशन ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म. जो क्या बताती है, किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूमेरिकल इवोल्यूशन ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म and the ordering of these group into higher ranking taxa on the base of these similarities. That means numerical taxonomy, numerical quantitative taxonomy के ऊपर based है, जिसमें numerical evolution होता है. जो सिमिलर ग्रुप की स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे न्यूमेरिकल इवोल्यूशन किया जाता है. और जो उसके जो दो ग्रुप के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं उनके बिहाफ पे एनालाइज्ड की जाती है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं. एक्सप्लोरेटरी एंड कंसोलिडेशन फेज आर कंसिडर्ड एज अल्फा टेक्सोनॉमी. फिर से रिपीट कर देती हूँ. एक्सप्लोरेटरी एंड कंसोलिडेशन फेज आर कंसिडर्ड एज अल्फा टेक्सोनॉमी, while biosystematic and encyclopedic phase are considered as omega taxonomy. That is the important. Exploratory and consolidation phase are considered as alpha taxonomy, while biosystematic and encyclopedic phase are considered as omega taxonomy.